अब देखते हैं कॉलम, कंप्रेशन मेंबर। ये कॉलम को या कंप्रेशन मेंबर को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। एक पहला मेन नेम कॉलम। कॉलम मीन्स वर्टिकल मेंबर इन दी स्ट्रक्चर। वो स्टील स्ट्रक्चर रहे या फिर आरसीसी स्ट्रक्चर रहे, जो वर्टिकल मेंबर होता है वो बोलते हैं, उसको बोला जाता है कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसको बोला जाता है बीम। बीम तो अपन ने बहुत बार देख चुके हैं ऑलरेडी। कॉलम अभी तक अपन ने देखा नहीं है, स्टडी किया नहीं है। ओके, कॉलम यानी वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स। उस पर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होगा ऐसे। ये मेंबर इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स। मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। इट इज कॉल्ड कॉलम। द टर्म कॉलम इज स्पेशली यूज इन स्टील स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो होते हैं, और आरसीसी स्ट्रक्चर्स। दूसरे जो नाम हैं कंप्रेशन मेंबर के, एक ये नेम्स जो है ये कंप्रेशन मेंबर्स के नेम है। एक कॉलम, दूसरा स्ट्रट, देन पोस्ट, बूम, जीब। ये सभी कंप्रेशन मेंबर है जिसमें कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होता है। स्ट्रट अदर देन वर्टिकल मेंबर, ये कहाँ पर होता है? ट्रसेस में। ये अगर ट्रस है, ट्रस में टेंशन और कंप्रेशन दोनों भी फोर्सेस डेवलप होते हैं। जिस मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है दैट मेंबर इज कॉल्ड स्ट्रट। नॉर्मली अगर ऐसा सपोर्ट है यहां पर, तो ये ऊपर के जो कॉर्ड है उसमें कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है, नीचे में टेंसाइल होता है, और इंक्लाइन जो है वहां पे टेंशन और कंप्रेशन। तो आप यहां पर देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, दूसरा इंक्लाइन है, उसमें कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है, एंड दैट मेंबर इज कॉल्ड स्ट्रट। ये सभी कंप्रेसिव फोर्सेस वाले नेम्स है। जिस मेंबर्स में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है उन मेंबर्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं, कॉलम, स्ट्रट। तो ये है वर्टिकल मेंबर जो बिल्डिंग वगैरह है वहाँ पर, और ये है ट्रस का मेंबर, उसको ट्रस, ये है ट्रस और ये है स्ट्रट। ये डिफरेंट है। ओके, प्रोनाउंसिएशन उसके डिफरेंट है। ट्रस के बारे में अपन आगे जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर चैप्टर है वहाँ पर अपन डिटेल देखने वाले हैं ये। ओके, पोस्ट। नॉर्मली पोस्ट जो है ये वर्ड कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पे फार्मवर्क होता है, कोई स्लैब जहाँ पे कास्ट करते हैं, स्लैब अपन कास्ट करते हैं, तो वहाँ पर फार्मवर्क प्रोवाइड किया जाता है नीचे में, स्टील प्लेट या वुडन प्लैंक का, और उस स्टील प्लेट, वुडन प्लैंक, उसको नीचे से सपोर्ट दिया जाता है बल्ली लगा के, एंड दोज मेंबर्स आर कॉल्ड पोस्ट। उसमें भी कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है। अनदर नेम इज बूम एंड जीब। ये जो नेम्स है ये क्रेन के संबंधित है। आपने क्रेन देखा होगा इस तरह, ये है मान लो क्रेन, और यहां पर लोड उठाया जाता है क्रेन के सहारे। ये जो मेंबर है, दिस मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स। इसमें कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है और यहाँ पे टेंशन आता है। अपने को टेंशन से अभी फिलहाल लेना नहीं है, कंप्रेशन। तो कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पर डेवलप होता है, और ये जो पोस्ट, ये जो मेंबर है, एलिमेंट, इसको बोला जाता है बूम। ओके, एंड दिस मेंबर इज आल्सो कॉल्ड जीब। ये अगर जीब क्रेन है, जैसा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक चेन होती है और यहाँ पर ये जो है ये इस तरह का मेंबर होता है। दिस मेंबर इज कॉल्ड जीब। जैसे ही लोड लगाएंगे तो इसमें ये कंप्रेस होगा, ये मेंबर जो है ये ऐसे कंप्रेस होगा, ये वाला, ये मेंबर। ओके, और ये खींचा जाएगा, इसमें टेंशन रहेगा, दैट इज कॉल्ड टाई। और ये है जीब। तो जीब और बूम ये क्रेन के संबंधित है। ओके, जिस मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है इट इज कॉल्ड बूम और जीब। तो कंप्रेशन मेंबर के ये डिफरेंट नेम्स है।
अपने को मेन जो है यहाँ पर जो डीएल करना है वो है कॉलम। ओके, ये तो करना ही नहीं है, ये भी नहीं, ये तो कॉलम का ही नाम है। ये स्ट्रट जो है ये अपन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जब ट्रस देखेंगे तब आएगा। फिलहाल यहाँ पे कॉलम जो कि वर्टिकल मेंबर है एंड सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स, जिसमें कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट थिंग्स related to this chapter that I am going to discuss here. पहली है slenderness ratio. Slenderness ratio is denoted by normally lambda. It is lambda. It is the ratio of, ये क्या है? It is the ratio of effective length to the least radius of gyration. जो मैंने आपको बताया वहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है, लैम्बडा इज स्लेंडरनेस रेशियो, एल इफेक्टिव लेंथ, ये आगे बताऊंगा और डिटेल में। ओके, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय के मिनिमम, के मीन्स लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में मैंने डिटेल बताया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। This is I is equals to a k square. This equation I have already explained in moment of inertia. Moment of inertia में मैंने बताया k means radius of gyration. It is square. Okay, radius of gyration. I a k square. Radius of gyration क्या होता है? जो भी कोई एक फिगर है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल ली है, लेकिन वो फिगर जो है अभी कंसीडर करते हैं ये फिगर है, इसके ये अलग एरिया है, बराबर है। हर एक पॉइंट का एक पर्टिकुलर एक्सिस है अपना, इस एक्सिस से हर एक पॉइंट के अलग अलग डिस्टेंसेस है और उसकी अलग अलग एरिया है। अब अपने क्या करना है, इसी फिगर को एक ऐसे लाइन में एडजस्ट करना है, ऐसे ये लाइन में एडजस्ट कर दिए मैंने, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, अभी डिस्टेंस चेंज हो गया, तो यहां पे क्या है, हर एक पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है उस एक्सिस से सेम है और वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल रिमेन सेम। जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई थी वही वैल्यू आएंगी, सिर्फ डिफरेंस ये है कि अभी एक ही लाइन में सब आ गए। एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। और अगर आपको और ये समझना है तो यू गो टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयर यू विल फाइंड रिगार्डिंग दिस रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, ये एक फार्मूला है रेडियस ऑफ गायरेशन का, आई ए के स्क्वायर। तो के है, के बोले तो रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ए को इसको डिवाइड करना पड़ेगा और बाद में अंडर रूट करेंगे। ये के मिनिमम, ये मिनिमम लेना है, ये क्यों मैं आगे बताऊंगा। ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी, एरिया मिनिमम मैक्सिमम नहीं हो सकती है। जो भी फिगर दी है उसकी एरिया सेम रहेगी, एरिया चेंज नहीं होगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है अगर है बी डी क्यूब बाई 12 और दूसरी आती है डी बी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12 एंड डी बी क्यूब बाई 12, ये दो अलग अलग वैल्यू है, बराबर है। उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है दैट वी हैव टू कंसीडर हियर, कम वाली। ये क्यों, मैं अभी यही बता देता हूं। जैसे ये स्केल है, ओके, इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर ये क्रॉस सेक्शन लेते हैं अपन यहाँ पे, ये वाला है ना, ये तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज मोर, बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि बी डी क्यूब बाई 12, बी इतना ही हो गया और डेप्थ इतनी होगी, बी डी क्यूब बाई 12, बराबर है। तो डेप्थ ज़्यादा होने से और डेप्थ क्यूब है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस विल बी ग्रेटर। अगर इसी स्केल को मैं ऐसा कर दूं अभी, और ये एक्सिस है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये एक सेंटर में से जाने वाला एक्सिस, अब बी ये हो गया और ये डी हो गया, तो डी कम हो गया, बी डी क्यूब बाई 12,
तो डी की वैल्यू एकदम से कम हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी लेस। अब क्या होता है, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, लिस्ट होता है, उस एक्सिस के अबाउट कंप्रेशन मेंबर जो है ये बकल हो जाता है, फेल होता है। कोई भी बीम कॉलम जो भी मेंबर है उसका फेल्यूर ऑकर्स अबाउट द एक्सिस अबाउट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लिस्ट वन, कम है। जैसे ये स्केल है, इसको मैं कितना भी ऐसा फोर्स लगाऊं, ऐसा ये बकल नहीं हो रही है ना, लेकिन मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं, देखो बेंड हो गई इधर से आराम से, लेकिन ऐसी बेंड नहीं हो रही। तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग बहुत आसानी से हो जाता है। और अपने को निकालना है फेल्यूर लोड, फेल नहीं होना चाहिए, बराबर है, तो फेल नहीं होना चाहिए किसी भी एक्सिस पे, तो इसलिए अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है लिस्ट वैल्यू ये कंसीडर करनी होती है। तो हियर लिस्ट और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, दोनों भी टर्म ऊपर में है, ओके, तो ये वैल्यू मिनिमम मिलेगी अपने को, ओके। तो दिस इक्वेशन वी कैन यूज। ये के और आर दिया है, कभी कभी रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ये के सफिक्स यूज किया जाता है और कभी आर भी यूज किया जाता है। स्टील टेबल में आर यूज किया गया है, और ये कॉलम चैप्टर में अपन यहाँ पर के मैक्सिमम टाइम यूज करने वाले हैं, और स्टील स्ट्रक्चर्स में ये आर यूज होता है। तो यहाँ पे के भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं, और ये लैम्डा एन एस स्लेंडरनेस रेशियो, ओके। देन बकलिंग, क्रिपलिंग और क्रिटिकल लोड। ये कॉलम जो है, कॉलम ये लॉन्ग यदि है, अपने को क्रिटिकल देखना है। कॉलम नॉर्मली लॉन्ग कॉलम ही प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट कॉलम बहुत कम जगह पे यूज किया जाता है, पेडेस्टल टाइप के, वहाँ पे क्रशिंग से टूटेगा वो देखेंगे आगे क्रशिंग से। लेकिन मैक्सिमम जो है ये बकल होने के चांसेस है। जैसे ये लॉन्ग है कॉलम, बराबर है, जैसे मैं लोड लगाऊंगा ये देखो बकल हो गई है, बेंड हो गया, इधर 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 भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ओके, ये बेंडिंग। सो हियर वी हैव टू सी बकलिंग, बकलिंग करने वाला लोड, दूसरा नाम क्रिपलिंग भी यूज किया जाता है, और तीसरा है क्रिटिकल लोड। बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड एंड क्रिपलिंग लोड, ये अपने को यहाँ पे स्टडी करना है। ऐसा लोड कि जो कॉलम को बकल करे, ओके। मिनिमम लोड कॉजेस लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये सीधा तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, जैसे ही लोड लगाऊं तो मैं ये लैटरल पोर्शन जो है ये इधर जाएगा, हो गया। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट देने वाला जो लोड है, दैट लोड इज कॉल्ड बकलिंग, क्रिपलिंग और क्रिटिकल लोड। जिस लोड से लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कॉलम का, कॉलम जो है ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बाजू में हो जाएगा, ओके, ऐसा कर्वेचर आएगा, ऐसा आएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, कॉलम के क्लासिफिकेशन दो टाइप के हैं। वन इज एज पर IS 456 2000, ये IS 456 2000 इसका बहुत डिटेल स्टडी करना है RCC में, ये स्पेशली RCC का है, ये IS कोड RCC स्ट्रक्चर्स के लिए बनाया गया है, 2000 में ये रिवाइज हुआ है। फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम, जो कॉलम रेक्टेंगुलर और सर्कुलर होते हैं उसके लिए ये फार्मूला दिया गया है, ओके। अगर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर नहीं है, T सेक्शन है, I सेक्शन है, वैसे भी कॉलम बना सकते हैं अपन, ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं, उसके लिए अलग है। रेक्टेंगुलर और सर्कुलर के लिए क्या करना है, LE मीन्स इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय D और LE बाय B, दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है दैट वैल्यू वी हैव टू कंसीडर। नॉर्मली B विल बी लोअर, विड्थ जो है डेप्थ से अपन लोअर कंसीडर कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन कभी एक आधे बार
अगर बी की वैल्यू ज़्यादा अपन ने ले ली, डी की कम है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मैक्सिमम आएंगी दैट वैल्यू वी हैव टू कंसीडर। ये दोनों में से मैक्सिमम जो आएंगी वो, और वो मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 12 से यदि कम है, 12 से कम, तो उसको शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। कॉलम इज शॉर्ट। एंड इफ इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 12, 12 से कम या इक्वल है तो इट इज लॉन्ग कॉलम। ये ध्यान में रखो, क्योंकि कई किताब में क्या है, ये दिया ही नहीं है ऐसा, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इक्वल टू रहे तो क्या, वेदर इट इज शॉर्ट और लॉन्ग। देखो आप, इसमें लेस देन तो शॉर्ट कॉलम, ग्रेटर देन 12 लॉन्ग कॉलम, लेकिन अगर इक्वल है तो, है ना, एग्जैक्टली 12 ही है तो इट कम्स अंडर लॉन्ग कॉलम। 12 या 12 से ज्यादा, 12 या 12 से ज्यादा, इट इज लॉन्ग कॉलम। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोला। ओके, फॉर नॉन रेक्टेंगुलर और नॉन सर्कुलर कॉलम, यानी ट्रायंगल, टी सेक्शन, आई सेक्शन, ऐसा कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर है, इन दैट सर्कमस्टेंस वी हैव टू कंसीडर लैम्बडा स्लेंडरनेस रेशियो LE बाय R मिनिमम इंस्टेड ऑफ D एंड B। यहां पर जो D और B है उसको रिप्लेस करना है R मिनिमम से, और R मिनिमम इज इक्वल्स टू, जस्ट आई हैव टोल्ड यू, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट I मिनिमम डिवाइडेड बाय A। ये यहां पर मैंने बताया। मोमेंट अपने से निकालना है दो एक्सिस की, x और y, उसमें से जो भी वैल्यू कम है दैट वैल्यू वी हैव टू कंसीडर हियर एंड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी विल गेट R मिनिमम। तो R मिनिमम की वैल्यू लेना है एंड दीज वैल्यूज वी हैव टू कंपेयर विद दिस। ये वैल्यूज फिर से 12 से कम है या ज़्यादा है कंपेयर करना है। नॉन रेक्टेंगुलर, नॉन सर्कुलर के लिए ये यूज करना है, बाकी एक ही है। ओके, नाउ फॉर स्टील कॉलम यानी स्टील स्ट्रक्चर्स में स्पेशली, वहां पर अपन क्या करने वाले हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग कॉलम, ये 3 टाइप के कॉलम होते हैं। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। अगर लैम्बडा की वैल्यू लेस देन 32 है, 32 से कम है, ओके, यानी ये कहां तक आएगा, ये 31.999 तक, 32 नहीं, उससे कम, दिस कॉलम इज कॉल्ड शॉर्ट कॉलम। और ये कॉलम फेल कैसे होता है, इट फेल्स ड्यू टू डायरेक्ट क्रशिंग स्ट्रेस। जो भी शॉर्ट कॉलम होता है, शॉर्ट छोटा सा, वो क्रश हो जाता है, बकल नहीं हो सकता, है ना। जैसे मैं ये कॉलम बता रहा हूं आपको, इसमें लोड लगाऊं, ये बकल होने के कोई चांसेस नहीं है, इसको बकल नहीं होगा, बराबर है। तो ये क्रश होगा क्योंकि ये शॉर्ट है, छोटा है, लेंथ हाइट में कम है। अगर हाइट में कम है तो वो क्रश होगा, बकल नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगा उसका, या क्रिपलिंग नहीं होगा, तो क्रिटिकल लोड नहीं आएगा, क्रशिंग लोड आएगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ आएगी। ओके, क्रशिंग लोड आएगा। सो इट फेल्स ड्यू टू क्रशिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस से टूटेगा, P/A से ओनली। अगर मीडियम कॉलम है, यानी 32 to 120, लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा कैसे निकालना है, ये दोनों वही है। लैम्बडा निकालने के लिए वही फार्मूला है, जहाँ पे भी वही फार्मूला दिया है। ओके, तो फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, लैम्बडा वैसे ही रहेगा। लैम्बडा की वैल्यू 32 से 120 अगर है, तो वो जो कॉलम है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस से दोनों से फेल होगा। वहां पर डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल्योर ऑफ दैट कॉलम। ओके, दैट कॉलम इज मीडियम कॉलम। और लॉन्ग है, जैसे ये स्केल मैंने बताया आपको, लॉन्ग है ये। ओके, इसका फेल्योर जो है ये बेंडिंग से ही होगा, क्रशिंग नहीं होगा। यहाँ पे क्रश होने के कोई चांस नहीं है। यहाँ पर बेंड, अगर कोई स्ट्रक्चर का एलिमेंट अगर बेंड हो जाता है, इट मीन्स इट इज फेल्योर। टूटना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ओके, कोई अगर मेंबर डिफ्लेक्ट हो जाए, इट मीन्स बिल्डिंग इज फेल, क्योंकि उसका POP वगैरह जो है, इलेक्ट्रिफिकेशन
जो भी अपन ने कुछ अप्लायंसेस लगाए वो सब टूट जाएंगे। तो एक्सेसिव बेंडिंग नहीं होना चाहिए बीम का भी और कॉलम का भी, है ना। तो लॉन्ग कॉलम जो है ये बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से फेल होता है। एंड लॉन्ग कॉलम इन स्टील स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय इफ लैम्बडा इज ग्रेटर देन 120। लैम्बडा की वैल्यू अगर 120 से ग्रेटर है तो वो कॉलम लॉन्ग कॉलम बोला जाएगा और वो फेल होगा बेंडिंग स्ट्रेसेस से। ओके, शॉर्ट कॉलम क्रशिंग, डायरेक्ट क्रशिंग, लॉन्ग कॉलम बेंडिंग स्ट्रेसेस और मीडियम कॉलम डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस दोनों से। ओके, ये जो है ये और ये ऐसा। ओके, अब देखते हैं इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ। इसके पहले अपन 2-3 बार वर्ड यूज़ किया गया है इफेक्टिव लेंथ, लेकिन उस वक्त इफेक्टिव लेंथ ये क्या होती है नहीं बताया था। अब मुझे यहाँ बताना था वो, और इसके बगैर वो समझता भी नहीं था। इफेक्टिव लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ यानी क्या है? एक्चुअल मीनिंग, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। ये बेसिक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ये अपन देख चुके हैं, वेयर सैगिंग चेंजेस टू हॉगिंग और हॉगिंग चेंजेस टू सैगिंग। बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, एट दैट पॉइंट बीम और एलिमेंट चेंजेस इट्स नेचर। हॉगिंग टू सैगिंग होता है, सैगिंग से हॉगिंग होता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये अपन देख चुके हैं। ओके, प्रॉब्लम भी उस पर अपन ने छुड़ाए हैं। यहाँ पर कॉलम जो है ये 4 टाइप्स के सपोर्ट्स उसको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। 4 टाइप स्टील स्ट्रक्चर्स में थोड़ा अलग है, वो वहाँ पर देखेंगे। यहाँ कॉलम में अपने को इतना ऐसे ही देखना है। ओके, स्टील स्ट्रक्चर में कॉलम तो यही है, सिर्फ वहाँ पे स्ट्रट है जो मैंने अभी बताया था ना, स्ट्रट मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स, इट मे बी इंक्लाइन, इट मे बी हॉरिजॉन्टल। उसकी इफेक्टिव लेंथ फिर बोल्ट है, वेल्ड है कि 1 बोल्ट है, 2 बोल्ट है, उसके लिए अलग अलग आईएस ने इक्वेशंस, फार्मूले या उसको कोएफिशिएंट दिए गए हैं, वो मैं वहाँ पे डिटेल आपको बताऊंगा स्टील स्ट्रक्चर्स में। यहाँ फिलहाल अपने को कॉलम देखना है। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आरसीसी में भी यही है, यही पैटर्न रहेगा। इसके जो फिक्स कंडीशंस है, एंड सपोर्ट, एंड में जो फिक्सिटी है, ये यहाँ पर देखो ये एंड फिक्स किया गया है स्लैब में या कहीं पे भी, और ये फ्लोर में फिक्स किया गया है, दोनों तरफ से फिक्स है। जैसे ही ये मैं लोड लगाऊंगा इसे, इसके ऊपर जैसे ही लोड लगाऊंगा इसे, तो कॉलम विल बेंड लाइक दिस। ये इसका नेचर बनने के चांसेस है। यहाँ तक ये से थोड़ा सा आएगा और यहाँ से ये सब बेंड होगा। सो दिस इज द पॉइंट वेयर सैगिंग चेंजेस टू हॉगिंग, और आई कैन से हॉगिंग चेंजेस टू सैगिंग। यहाँ पर सिमिलरली ही है। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों में कितना डिस्टेंस रहेगा? ये अगर यल है तो ये कैपिटल यल, ये सभी कॉलम के लिए कैपिटल यल मैंने एक ही जगह लिखा है, ये यल इज ओरिजिनल लेंथ, और कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन लेते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो ये डिस्टेंस कितना होता है? इट इज L/2। ओके, इट इज L/2। ये ध्यान में रखना, आराम से आप ध्यान में रखेंगे। ओके, ध्यान में रह जाएगा बिल्कुल। मैं अभी उसी ढंग से मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, एक एंड फिक्स किया गया है, सेकंड केस। दूसरा हिंज, यहाँ पर क्या लिखा था? बोथ एंड्स फिक्स, दोनों एंड फिक्स है। इफेक्टिव लेंथ विल बी L/2। अब यहाँ पर एक एंड फिक्स है
और दूसरा एंड हिंज है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट है। अगर हिंज है तो वहाँ पे रोटेशन परमिसिबल है, कोई फिक्सिटी नहीं है, रोटेट होगा वो, है ना। ये जैसे ही फोर्स लगाऊंगा मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो यहाँ पर बेंड ऐसे होगा, ये ऐसे जाके यहाँ पर डायरेक्ट बेंडिंग होगा। यहाँ पर कोई रिजिडिटी नहीं है, फिक्सिटी नहीं है, हिंज है, बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 0 मोमेंट वाला ये डिस्टेंस हो गया, हिंज एट हिंज मोमेंट विल बी 0। और ये है पॉइंट वेयर सैगिंग चेंजेस टू हॉगिंग और हॉगिंग चेंजेस टू सैगिंग। ये जो डिस्टेंस है इट इज L/√2। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कहाँ L/2 लेना है और कहाँ L/√2 लेना है। √2 की वैल्यू जो है ये नियर अबाउट 1.414 वगैरह ऐसी कुछ आती है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं लेकिन इतनी आती है। अब ये यहाँ पर 2 है, 2 से ये वैल्यू कम है तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कम आएंगी, तो नेचुरली दिस लेंथ विल बी ग्रेटर, ये लेंथ ज़्यादा आएंगी क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू 1.4 है और यहाँ पे 2 है, बराबर है। और बेंडिंग शेप तो अपने को पता चल गया है, यहाँ पर ये बेंड ऐसे होगा, अगर ऐसे बेंड है तो ये लेंथ ज़्यादा रहना चाहिए, ये लेंथ ज़्यादा रहना चाहिए बोले तो ये वैल्यू कम रहना चाहिए डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर की कम वैल्यू बोले तो √2। कन्फ्यूजन यही होता है कि L/2 और L/√2 ये दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है, ओके। बाकी कहीं कन्फ्यूजन होने की चांसेस ही नहीं इधर, ये दो ही केस, ओके। तो ये लेंथ ज़्यादा रहेंगी, इसलिए इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम रहना चाहिए, इसलिए वो √2 रहेगी और यहाँ पे प्लेन 2 रहेगा, ओके। हाँ, सो इट इज L/√2। ये हिंज है दोनों भी तरफ, बोथ एंड हिंज दिया है, इधर भी इधर भी। इसका बेंडिंग ऐसे होगा। अब डिस्टेंस बिटवीन 0 बेंडिंग मोमेंट पॉइंट्स, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ पर भी हिंज है तो बेंडिंग मोमेंट 0, तो दोनों में से डिस्टेंस कितना होगा L, जो कि ओरिजिनल लेंथ है, ओके। सो L E इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया। अब है ये एक एंड फिक्स है, दूसरा फ्री है, ओके। यहाँ पे जैसे ही लोड लगाऊंगा तो कॉलम विल बेंड लाइक दिस। अब इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है ये कैलकुलेट करने के लिए इसको मिरर इमेज करना है ताकि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में आ जाए, ओके। यहाँ सभी जगह ये पॉइंट्स जो है एक लाइन में है, यहाँ पर ये पॉइंट्स लाइन में नहीं है, यहाँ पर आ ही नहीं सकता ये। अब इसको लाइन में लाना है तो ये मिरर इमेज बनाई गई है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लाइन में आ गए, ओके। अब जितना ये इधर डिफ्लेक्ट होगा तो ये L रहेगा और ये भी इधर L रहेगा, ये दोनों पॉइंट कर्वेचर सेम रहना चाहिए। ये मिरर इमेज है तो जितनी ये जो लेंथ है उतनी लेंथ नीचे आएंगी, तो L प्लस L दैट इज ट्वाइस L, तो इफेक्टिव लेंथ होगी ट्वाइस L, ओके। इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे डबल हो जाएगी, ट्वाइस L। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपन बाद में एग्जाम्पल्स में और यूज़ करने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक है, ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, उसका कर्वेचर कैसे बनेगा और क्या। ये दोनों ही केसेस थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी वो तो ये तो कंफ्यूज होने की चांसेस ही नहीं, ये भी नहीं है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी इनिशियली लॉन्ग कॉलम लॉन्ग है, यानी स्लेंडरनेस रेशियो लैम्बडा की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 12, या तो फिर स्टील स्ट्रक्चर अगर है तो 120 से ज़्यादा, ये अपन देख चुके हैं, बराबर है। तो लॉन्ग कॉलम के लिए ये आयलर्स थ्योरी है और इलूस थ्योरी भी बोल सकते हैं, ओके। ये जो आयलर्स थ्योरी है इसके कुछ एजम्पशन है, जो भी थ्योरी रहेंगी वहाँ पर एजम्पशन रहेंगे डेफिनेटली, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो भी कुछ इक्वेशन बनाएंगे उसके लिए कुछ चीज़ें एज्यूम की जाती है, ओके। तो वन बाय वन वी विल सी द एज्यूम्शंस। पहला एज्यूम्शन, इट इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम, तो मैंने पहले ही आपको बताया लॉन्ग कॉलम। और जब भी अपन ने देखा था शॉर्ट मीडियम लॉन्ग कॉलम कैसे फेल होता है, कौन से स्ट्रेसेस से, बेंडिंग स्ट्रेसेस से, बराबर है।
लॉन्ग कॉलम है वो क्रश नहीं होगा, क्रशिंग नहीं होगा, डायरेक्ट बेंड हो जाएगा वो, है ना। तो बेंड विल अकर ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेसेस. सो हियर फेल्स इन बकलिंग और आई कैन से बेंडिंग स्ट्रेसेस से फेल होगा ये, या तो बकलिंग से होगा. आपने बेंडिंग स्ट्रेसेस लिखे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. मटेरियल इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, ये तो अपनी हर बार की कंडीशन है. कोई भी चैप्टर में जहाँ पे भी एज्यूम्पशन है वहाँ पे ये लिखना ही है, मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड इट शुड बी आइसोट्रोपिक. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस नंबर ऑफ टाइम्स दीज टू थिंग्स. ई है कांस्टेंट, ये मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है ना. और सेक्शन जो है वो सेम रहना चाहिए, कॉलम का सेक्शन. ऐसा नहीं कि ये कॉलम ऐसा 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 ऐसा, अगर वैसा है तो उसकी डिज़ाइन अलग टाइप से की जाएंगे थ्योरी में ही स्प्लिट करके. ओके, लेकिन अपने को देखना है ई आई इज कांस्टेंट, है ना. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. द लोड इज प्योरली एक्सियल, जो भी लोड लगेगा वो एक्सिस में से ही कॉलम के पास होना चाहिए. अपन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर देख चुके हैं, वहाँ पे इसेंट्रिक लोड था. यहाँ पर इसेंट्रिक लोड ये थ्योरी में नहीं है. इसेंट्रिक लोड के लिए सेकंड फार्मूला है, वो आगे आएगा जब भी इसेंट्रिक लोड होता है. ओके, यहाँ पर एक्सियल लोड रहेगा, लोड पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ द कॉलम, कॉलम के एक्सिस में से ही पास होगा ऐसे नीचे. ओके, नाउ द एक्सिस इज परफेक्टली स्ट्रेट. जो भी कॉलम है उस कॉलम का एक्सिस जो है बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट रहना चाहिए. ऐसा कॉलम है ना, ये स्ट्रेट है इसका एक्सिस, या बेंड भी नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा भी नहीं रहेगा. द एक्सिस इज परफेक्टली स्ट्रेट. द सेल्फ वेट इज नेग्लेक्टेड. जो भी कॉलम का सेल्फ वेट होता है इट इज टू बी नेग्लेक्टेड इन एज पर दिस थ्योरी. आयलर ने जो थ्योरी दी है, उन्होंने वो जो फार्मूला बनाया है एक, उस फार्मूले को वैलिडिटी कब आएंगी, जब अपना कॉलम ये कंडीशंस जो है एज्यूम्शंस ये सेटिस्फाई करेगा. ये अगर सेटिस्फाई करते हैं तो आयलर ने दिया हुआ फार्मूला वी कैन अप्लाई फॉर द लॉन्ग कॉलम. जो भी कॉलम है पर्टिकुलरली थ्योरी लॉन्ग कॉलम के लिए, तो उसके लिए वो फार्मूला अप्लीकेबल रहेगा. सो दीज आर दी एज्यूम्शंस गिवन बाय आयलर्स थ्योरी. ओके, नेक्स्ट इलूस फार्मूला. इलूस ने जो थ्योरी डेवलप करके जो फाइनल आंसर दिया है, फार्मूला जो दिया है, दैट फार्मूला वी शुड बी एबल टू ऑपरेट. अपने को ये कैसे आया क्या है इससे कुछ मतलब नहीं है, अपने को ये फार्मूला अप्लाई करते आना चाहिए इसके मीनिंग के साथ. P इज क्रिपलिंग और बकलिंग लोड और क्रिटिकल लोड, ये पता है, इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर ई आई मिनिमम. बकलिंग will take place about the axis about which moment of inertia is less, या लिस्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगी वहाँ पर बकलिंग होगा. ओके, आई मिनिमम एंड एल ई इफेक्टिव लेंथ एंड स्क्वायर ऑफ इट. ओके, P इज बकलिंग लोड, ये मैं बता चुका हूँ. वी नो I इज इक्वल टू ए के स्क्वेयर, अभी मैंने बताया था आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो चुका है. I इज इक्वल टू ए के स्क्वेयर. K इज रेडियस ऑफ गायरेशन. अगर ये I मिनिमम है तो K भी मिनिमम रहना चाहिए. एरिया मिनिमम मैक्सिमम नहीं हो सकती. ओके, क्योंकि K और I ये डिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड है और डिस्टेंसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं. I मिनिमम इज इक्वल टू ए के मिनिमम स्क्वेयर. ओके, अब ये वैल्यू I की यहाँ पर पुट कर सकते हैं अपन. वही किया है, P इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर E और I के जगह पे ए के मिनिमम स्क्वेयर ये पुट की गई है. इसमें का ये के स्क्वेयर जो है, के मिनिमम स्क्वेयर, इसको अपन यहाँ नीचे लिख सकते हैं. ओके, उसको मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, एल बाय के मिनिमम, और ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, इसलिए मैंने बाहर स्क्वायर लिख दिया है. अब ये है क्या, इफेक्टिव लेंथ बाय
radius of gyration, it is slenderness ratio, it is denoted by lambda. So I can write pi square EA, यहाँ पे I नहीं है, I की जगह A और K अपन ने रिप्लेस कर दिया है, and it is lambda square. L by K means lambda and it is square. Okay, now अभी P और यहाँ पे A है, P को A नीचे ला सकते हैं अपन, तो P by A वी नो इट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू P by A, बराबर है। तो ये मैंने ये A जो है ये डिनोमिनेटर में यहाँ नीचे लेके आया। अब इधर में क्या बचेगा फिर, पाई स्क्वायर E एंड लैम्बडा स्क्वायर, इतना ही बचा है। सिग्मा C लिखा है, C मीन्स क्रिपलिंग लोड है ना, या क्रशिंग लोड भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिया है वो। ओके, P by A ये वही फार्मूला है। अभी यहाँ पर क्या किया गया है, लैम्बडा को इधर लिया है, सिग्मा को इधर डाल दिया, तो ये लैम्बडा इधर आ गया, ये लैम्बडा स्क्वायर था इसलिए इधर अंडर रूट करना पड़ेगा, और अंडर रूट के अंदर ही पाई स्क्वायर लिखा है, ये पाई बाहर भी निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज इक्वेशन। अब ये जो है ये टाइम पे एमसीक्यू में ये तकलीफ देता है ना, ऐसे कुछ तो भी घुमा के क्वेश्चन रहता है। बेसिकली यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन, या तो फिर ये दो इक्वेशन ही सिर्फ रिमेंबर करो जिसको मैंने बॉक्सेस बनाए हैं। ये इक्वेशन बार बार अपन यूज करने वाले हैं, या तो फिर ये भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों रहे तो अपन नहीं कर सकते, बाकी फिर जो है ये डिराइव करना है। अगर ये इतने याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये कन्फ्यूजन होगा एमसीक्यू के लिए। ओके, इसमें एमसीक्यू पूछा जाता है और अपने को प्रॉब्लम छोड़ना है तो ये अपने को इक्वेशन लगेगा। ओके, इसमें बाकी वैल्यूज अपन डाल देंगे इफेक्टिव लेंथ की। ओके, नाउ ये लिमिटेशन ऑफ, ये यहाँ तक हो गए। लिमिटेशंस ऑफ आइलूस फार्मूला, इलूस फार्मूला, उसके लिमिटेशन क्या है। इट इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है, शॉर्ट कॉलम के लिए है नहीं वो, बराबर है, वैल्यूम से नहीं है उसका। इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू 80 से 89 तक रहना चाहिए। ये एमसीक्यू के लिए काम का है। ये वैल्यूज इट डिपेंड ऑन टू वैल्यूज, ये सिग्मा और ई है ना, लैम्बडा की वैल्यू ये दो पे डिपेंड है, बराबर है। तो ये वैल्यूज जो दी गई है उससे निकलना होगा, तो ये 80 और 89 ये अगर एमसीक्यू अगर आता है तो उसके लिए है वो। ओके, सो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, इसमें और कंफ्यूज हो जाती है, ये ग्रेटर है कि फिर स्मॉलर है, वो भी दिया रहता है एमसीक्यू में, फिर उसमें हो जाता है कन्फ्यूजन। सिंपल सी बात है, ये थ्योरी जो है ये लॉन्ग कॉलम के लिए है। अब कॉलम लॉन्ग कब है, जब उसका स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा हो, यानी कॉलम स्लेंडर हो, पतला हो, बराबर है। कॉलम को स्लेंडर कब बोलेंगे, अगर कॉलम पतला है। कोई पेड़ को भी अपन बोलते हैं ये पेड़ जो है ये बहुत ही स्लेंडर है, तो कभी मजाक में पर्सन को भी अगर बहुत पतला और बहुत हाइटेड अगर पर्सन है तो उसको भी बोल सकते हैं कि इसकी बॉडी स्लेंडर है। इसका मतलब लॉन्ग है, स्लेंडर है, बगल हो सकता है आसानी से, है ना। कॉलम स्लेंडर कब रहेगा, जब उसका स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा रहेगा। ओके, सो हियर इट शुड बी ग्रेटर देन, ये ध्यान में रहेगा, वो परमानेंट मेमोरी में आपके जाना चाहिए आप। ओके, इसमें लेस देन होना नहीं चाहिए। लेट, ये भी इसकी वैल्यूज कैसी आती है ये, उसके लिए फॉर बोथ एंड हिंज, दोनों एंड हिंज है, तो एल इज इक्वल टू एल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं देख चुके हैं, ये वैल्यूज दी गई है। ओके, तो उसके लिए लैम्बडा की वैल्यू अपने को निकालना है, कुछ नहीं, सिंपली वो इक्वेशन यूज कर लेंगे, वो या तो ये। ओके, तो ये यूज करते हैं तो लैम्बडा मिलेगा, या तो फिर ये यूज कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा जो है वो भी इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू, या तो फिर ये इक्वेशन यूज किया है तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है,
लेकिन जो बेसिक मेरे को समझा के बताना है वो इससे आसानी से समझ में आएगा। तो ये इक्वेशन यूज करते हैं। वी नो सिग्मा सी इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर ई बाय लैम्ब्डा स्क्वेयर, बराबर है। नाउ दिस वैल्यू शुड बी लेस देन गिवन वैल्यू 320, ओके। इससे ये वैल्यू कम ही रहना चाहिए, तभी कॉलम फेल नहीं होगा। सो इट इज लेस देन और इक्वल टू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ये वैल्यू कम आना चाहिए तो फेलियर नहीं होगा। पाई स्क्वेयर ई की वैल्यू है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय लैम्ब्डा स्क्वेयर, ओके। अभी ये लैम्ब्डा स्क्वेयर इधर आएगा और ये इधर जाएंगे। सो हियर लैम्ब्डा या तो फिर एल ई बाय के स्लेंडरनेस रेशियो है ना, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80.48। ये इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू पता है 3.14, ये वैल्यू पता है, ये तो निकालना ही है, और ये भी पता है, तो ये रिसीव आंसर। सो ये जो थ्योरी है, अब इस सर्कमस्टेंसेस में अगर 320 MPa उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है और या क्रिपलिंग स्ट्रेंथ है, बोलो यहाँ पर कॉलम लॉन्ग होने की वजह से, है ना, क्रशिंग नहीं लेंगे अपन, रैंकिंग में देखेंगे, ओके। ई की वैल्यू इतनी है, तो इस सिचुएशन में ये थ्योरी कहाँ पर एप्लीकेबल है? अगर कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो 80 से 80.48 से ज़्यादा है, यानी कॉलम स्लेंडर है, कॉलम लॉन्ग है, तब ये थ्योरी इस सिचुएशन में एप्लीकेबल है ना। सो हियर आई कैन स्टेट एलूस थ्योरी इज एप्लीकेबल व्हेन एल ई बाय के ग्रेटर देन और इक्वल टू 80.48। इट हैज नो यूनिट, क्योंकि ये भी लेंथ है और के भी रेडियस ऑफ गायरेशन यानी लेंथ है, दोनों लेंथ ही है। इट हैज नो यूनिट, स्लेंडरनेस रेशियो को यूनिट नहीं होता है। सो इन दिस सिचुएशन इलूस थ्योरी इज एप्लीकेबल व्हेन कॉलम्स स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 80.48। तो ये 80 से 89 ऐसा एक ध्यान में रखना है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर निकालना है, कोई क्वेश्चन अगर है, तो ये अपने को सॉल्व करते आना चाहिए। ये दो वैल्यूज अगर दी है, अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया क्योंकि कैलकुलेटर से आंसर डायरेक्टली आ जाते हैं, ओके।